हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना घटना चक्र का पीवाईक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा था पॉलिटी का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 3 से 4 लेक्चर्स उसमें हो चुके थे। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह कवर कर लिए थे हमने। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का कवर करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपको पता है आउट ऑफ द मतलब अगर आप पूरा क्वेश्चन एक तरीके से एनालाइज करते हैं सारे ऑप्शंस के साथ में, तो उसके अलावा कुछ और आता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इनॉग्रेशन इसका कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन सैंक्शन स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो पार्ट 5 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चैप्टर 14 में आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये क्या होता है, आपके अलग अलग केसेस के थ्रू डिसाइड होता है। 1950 में अगर आप देखेंगे तो CJI जो आपका चीफ जस्टिस होते हैं प्लस 7 जजेस होते थे। 2019 में आपका एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत 33 + 1 CJI, यानी ऑल टोटल अगर आप देखेंगे तो 34 टोटल स्ट्रेंथ होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश हुआ था। इनॉग्रेशन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को, एंड सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं 1935 का, उसमें आपके फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। उसी को हटाकर उसके स्थान पर उसको सक्सीड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसको सक्सीड किसको क्या किया। देन आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, कंस्टिट्यूट कब हुआ था, 1950 में, बार बार हम देख चुके हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है आपकी कंट्री में, यानी सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही है। ये क्या करता है, कोई हाई कोर्ट है, कोई ट्राइब्यूनल है, या फिर कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल आपको पता है क्या होता है, मैं एक हल्का सा ब्रीफ देती हूँ। जैसे जो भी आपके आर्म फोर्सेज होते हैं, आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ पर इन केस आपने आर्मी में रहते हुए आर्मी के रूल्स अगर कुछ होते हैं उसको किसी ने ब्रेक किया है, तो एक तरीके से आपको क्या करते हैं ना, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। ठीक है, सीक्रेसी आपने भंग कर दी है तो कोर्ट मार्शल करते हैं उसमें। ठीक, एंड उसकी भी अगर अपील होती है, वो भी क्या करते हैं आपके, कहाँ पर सुनते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई नहीं सुनता है। और ये कहाँ से बेसिकली डिसाइडेड होते हैं, तो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 का होता है, उसके अंडर में ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज दिस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। पावर किसके पास होती है नंबर ऑफ जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की, पार्लियामेंट। अब अगर आपको नहीं भी आता था तो आपने देखा होगा पिछले अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले क्या बताया था, एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते आ रहे हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। 2019 में हमने 34 कर दी। ये सिंपल क्या बताता है, एक्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर जो कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिजाइन करना चाहता है आर्टिकल 24 के अंदर में, किसको लेटर अपना लिखता है, तो प्रेसिडेंट को लिखता है। तो ये पूछा गया था, कोई जज है सुप्रीम कोर्ट है, वो रिजाइन करना चाहता है तो लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ना ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेशन या आपके जुडिशरी में, जहाँ पर प्रेसिडेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब एक लेटर आएगा इनके अपॉइंटमेंट का जिस पे प्रेसिडेंट खुद साइन करते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं करता, हर किसी में नहीं करते हैं, यहाँ पर ये खुद साइन करके भेजते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया था। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर जज को। फिर रिटायरमेंट एज इनकी कितनी होती है, 65 ईयर। हाई कोर्ट के जजेस की कितनी होती है, 62 ईयर होती है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकता है, बट रिकमेंड कौन करेगा, पार्लियामेंट रिकमेंड करती है। ठीक है, कि मान लो मिसबिहेवियर हो गया, मिसकंडक्ट, कोई भी ऐसे इंपीचमेंट का प्रोसेस ऐसा हुआ, तो उसके तहत पार्लियामेंट पहले उसको पास करेगी, उसके बाद रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये पूछा गया है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, प्रेसिडेंट प्लस ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी जितनी भी आपकी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी है ना। टोटल मेजॉरिटी कैसे होती है, हाफ प्लस 1 होता है। अगर 100 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 51, हाफ 50 हो गया प्लस 1, तो ये मेजॉरिटी होती है। तो टोटल मेंबरशिप जितनी है उसकी मेजॉरिटी प्लस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, लेट्स से 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 नहीं, हम 90 मेंबर्स ले रहे हैं, लेट्स से 90 मेंबर्स हैं, तो इसका 2/3, यानी अगर आपके मान लीजिए 100 में से 90 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो इसका 2/3 कितना हो गया, 60। इतने मेंबर्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि इतना बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इससे ज़्यादा, इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने मेंबर्स का बेसिकली अगर आप देखेंगे कम से कम उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तब हम किसी जज की मिसबिहेवियर को या इनकैपेसिटी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूव करते हैं इस आर्टिकल के तहत, एंड उसको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ मोशन टू रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जो भी आपका मोशन
क्वेश्चन होता है किसका, आपके रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, इसको रिजेक्ट कौन कर सकता है, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये किसके अंदर में करते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एक्ट 1968, आपका जो भी रिमूवल है वो किस में दिया गया है, 1968 के एक्ट में दिया गया है। Constitution provides ground for removal of judges of Supreme Court but does not define proved misbehavior and incapacity. Constitution ये तो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं, ये ग्राउंड होता है, बट डिफाइन नहीं किया गया कि मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी होती क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको दे दिया जाएगा कि ये डिफाइन है। जैसे 3-4 स्टेटमेंट होते हैं आपको पता है, तो उसमें ये भी लिख दिया जाएगा कि ये डिफाइन है, बट ये डिफाइन नहीं होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में आया था, क्या कहता है, द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शॉल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। यानी जो एज होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन सी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी, ये आपकी पार्लियामेंट लॉ के द्वारा डिसाइड करेगी। फिर 16th आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है 1963 का, ये क्या कहता है, एंटी सेसेशन बिल लेके आया था, आपका मैच ऑफ फॉलोइंग में दिया हुआ था कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये प्रिवेंट लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, बेसिकली जो भी सेसेशन होता है उसको रोकने के लिए लेके आए थे। देन 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 ये अमेंड करता है आर्टिकल 31A को। 18th अमेंडमेंट 1966 ये अमेंड करता है आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लासीफाई स्टेट इन क्लॉज A to E, यानी आपके आर्टिकल 3 में जो स्टेट दिया हुआ है उसको क्लासीफाई करने के लिए आपका पर्टिकुलर ये अमेंडमेंट लाया गया था। देन नेक्स्ट देखते हैं सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में। सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। आर्टिकल 125(1) क्या कहता है, सैलरी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, और वो सैलरीज आपका कहाँ पर स्पेसिफाई रहेंगी, सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में आपको क्या देखने को मिलता है, TE, रिमेंबर, तो E से आपका क्या था, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके आर्टिकल 2 में है एंड पार्लियामेंट डिसाइड करती है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, नाउ प्रोविजन टू सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है, आर्टिकल 124(2) क्या कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट CGI टू सेफगार्ड ऑटोनॉमी। यानी आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी प्रेसिडेंट है उसको किसको कंसल्ट करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, टू सेफगार्ड ऑटोनॉमी व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता, उनकी अपनी खुद की भी एक बेसिकली आइडेंटिटी है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो उनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगा किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते टाइम। ठीक, सैलरीज ऑफ जजेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी आपके जजेस की सैलरीज होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, जिसमें लेजिस्लेचर आपकी वोट नहीं कर सकते। ठीक, CJ ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ सर्विस। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो सर्वेंट्स होंगे, उनको अपॉइंट कर सकते हैं बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के, एंड प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होने वाली है। दूसरा, आर्टिकल 124(7) क्या बताता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर नॉट अलाउड टू प्लीड एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर द अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत की टेरिटरी में अगर कोई जज था सुप्रीम कोर्ट का, रिटायरमेंट के बाद उनको अलाउ नहीं होता कि वो प्लीड करें या एक्ट करें किसी भी कोर्ट में, किसी भी अथॉरिटी के सामने। ठीक, ये आपका आर्टिकल 124(7) कहता है। आर्टिकल 220 क्या कहता है, जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड एक्ट इन परमानेंट, है ना, एनी कोर्ट या एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। अब कोई जज है हाई कोर्ट का, वो प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, क्योंकि देखिए कोई भी लोअर वाला ना अपर में जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे तो उसमें UPSC में जा सकते हैं, ठीक है, UPSC वाला नहीं कर सकता है। सेम हाई कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आपका क्या कर सकता है, यहाँ पर प्लीड कर सकता है, एक्ट कर सकता है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है। देन आते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 126। जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 126 के तहत। ठीक, 127(1) की बात करते हैं तो एडहॉक जजेस की बात करता है। एडहॉक चीज़ होगी समथिंग टेम्पररी। क्यों टेम्पररी है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपके जजेस का कोरम पूरा नहीं है। ठीक, यानी जितने जजेस, मान लीजिए मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए, 4 ही है, तो एडहॉक बना देंगे कि भाई हाई कोर्ट से किसी को बुला लिया कि आप आइए, एक जजेस का कोरम पूरा करके 5 पूरे हो जाइए तो ये काम हो जाएगा। तो अगर कोरम पूरा नहीं है तो उस टाइम पे एडहॉक जजेस को बोलते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब मान लीजिए यहाँ पर इनको अपॉइंट करना है एडहॉक, तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस। किसका कंसेंट लेंगे, परमिशन पर प्रेसिडेंट की लेंगे। सलाह किससे लेंगे, तो उस
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जहाँ से आपको जज को बुलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। देन कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड ऑन 1993। जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो बेसिकली कब लिया गया था? 1993 में। ये क्या होता है, अगर हमें किसी दूसरे जज को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या किसी को हमको अपॉइंट करना है, अपॉइंट करते टाइम ना एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है। नाउ व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस हो गया। ग्रुप ऑफ जजेस क्या करेंगे? अपनी सहमति से आपको बताएंगे कि इनको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। ये सिस्टम इवॉल्व होते होते ना बहुत सारे केसेस हुए, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस एंड थर्ड जजेस केस इसको कहा जाता है 1993 को, जिसमें क्या कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे कि किस जज को अपॉइंट करना है, किसको नहीं, ठीक है। ये हो गया। देन ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे एज इट इज आते हैं। मैं इसको लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको इजीली, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ के आंसर कर पाएँ, ठीक है। स्टेटमेंट्स के फॉर्म में 4 स्टेटमेंट एक साथ दे देगा, कुछ भी दे देगा, बट ये देखिए सारे के सारे PYQ हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट इसमें कवर हो जाएगा। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को अगर इंटरप्रेट करने की बात आ रही है, जहाँ पर ऐसी बात आ रही है कि भाई संविधान में ये चीज़ लिखी है, इसका मतलब क्या 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 हो सकता है, उस टाइम पे जो कम से कम जजेस की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। कम से कम 5 जजेस इसमें लगेंगे जो क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो मिनिमम नंबर होता है। फिर आते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन पे, यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास अपना खुद का कुछ ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, जो आर्टिकल 131 में आता है। सेंट्रल स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल पार्ट में आएगा। भारत सरकार या एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में है तो भी आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, कोई भी स्टेट हो या बाकी स्टेट के साथ में अगर हो तो भी आएगा, यानी एक तरफ भारत सरकार है और मान लीजिए 1 से 2 से स्टेट है वर्सेस और दूसरे स्टेट्स, तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बिटवीन 2 मोर स्टेट्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन लॉ फैक्ट ऑन विच एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है, लॉ है, फैक्ट है, जिस पे आपका लीगल राइट डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो भी आपका किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। अब बाकी अगर चीज़ें देखेंगे, आर्टिकल 132 में अपीलेट आपका जुरिडिक्शन रहता है, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड। मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सहमत नहीं है, तो आप अपील करके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में कि भाई इससे हम सहमत नहीं अब यहाँ पर, बट ये सारे का सारा ओरिजिनल है, यानी इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर होगा फेडरल नेचर का जो होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट जो बेंच थी, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन से केस में कभी बैठी है। तो आपने एक केस सुना है बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। कब आया था? 1973 में। किससे रिलेटेड है? आपको ये ध्यान होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। और ये डिसाइड करने के लिए सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, कितने थे? 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे। सेकेंड लार्जेस्ट जो बेंच थी वो 11 जजेस की थी सुप्रीम कोर्ट की। किस केस में? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कब आया था? 1967 में ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोलकनाथ में ऐसा क्या हुआ था, गोलकनाथ केस में हम लोग क्या प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आ ही गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ, अब आप कमेंट क्या ही करेंगे ना, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट एनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन मैनर ही लाइक्स बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर इंसान है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेसिकली एक तरीके से जीना चाहता है, ठीक, वो बेसिक आप किस में देख सकते हैं, आपका किस में दिया गया है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स आपको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी सकते हैं, और यही चीज़ आपकी बताई थी गोलकनाथ ने, ठीक। रूलिंग ऑफ, हाँ अभी भी इसमें ना कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, मुझे ज़रा बताइए अभी भी कमेंट करके, यू कैन कमेंट कि क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पर। हालांकि आ जाएगा आगे वाले क्वेश्चंस में, बट ट्राई टू कमेंट ना। रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कौन कौन सा केस किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इंदिरा साहनी केस, ये किससे रिलेटेड है? क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उसमें भी जो क्रीमी लेयर होती है उससे डिसाइड होती है। विशाखा केस आपको पता है, ये वुमेन का वर्क प्लेस पे जहाँ पर वो काम करती हैं उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उससे बचाने के लिए रिलेटेड है, ठीक। मेनका गांधी केस की बात करते हैं, ये क्या कहते हैं कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं है, दे आर रिलेटेड। फिर मेनका गांधी केस 1978, ये क्या कहता है? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जो आर्टिकल हमारा 21 हम लोग देखते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लिबर्टी जो होता है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आपका, उसकी बात करता है। देन आते हैं बेला बनर्जी केस, ये वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट के बारे में बात करता है 1948 को। तो ये देखिएगा
एटलीस्ट 3-4 तो आपको याद रहना चाहिए। ये विशाखा, इंदिरा साहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी आपको पता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 133, ये अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, फ्रॉम हाई कोर्ट रिगार्डिंग सिविल मैटर्स, यानी अगर हाई कोर्ट से कोई सिविल मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है, आर्टिकल 133 के अंदर में आता है। सर्टिफिकेट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 134A में दिया गया। 132 क्या कहता है, इट बेसिकली डील्स विद किसके साथ में डील करता है, आर्टिकल 134, ठीक है, हमेशा इसको किसके साथ में रीड किया जाएगा, आर्टिकल 134A के साथ में। क्या कहता है, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई केस है उससे रिलेटेड जो आपका सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन है वो आर्टिकल 132 में आता है, लेकिन इसके साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने अगर बताया है तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि भाई ऐसा है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन केस का है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, इसीलिए इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। देन आते हैं आर्टिकल 136, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा आर्टिकल 132 को किससे रिलेट करके पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आंसर तो अपने आप हो जाएंगे। आर्टिकल 136 क्या कहता है, स्पेशल लीव अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करते हैं, ऑल केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर अपीलेट जुरिडिक्शन। जितने भी केसेस होते हैं, अगर संविधान को इंटरप्रेट करने की बात आ रही है, संविधान की डेफिनेशन की बात आ रही है, संविधान क्या कहता है उसके बारे में बात आ रहा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं। देन आते हैं दूसरा आर्टिकल, आपके दिए हुए थे, आपको मैच करना था। 131 ओरिजिनल की बात करता है, 132 से 36 अपीलेट के बारे में बात करता है, देख चुके हैं। 143 एडवाइजरी है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, सलाह देता है, जैसे प्रेसिडेंट को किसी मामले में, तो वो एडवाइजरी में आता है। फिर आते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन इंडिया कैन बी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट, किस में फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 142 आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 का केस है, ठीक है, 2002 का केस है। देन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 127, ये क्या करता है, परमिट सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट या ऑर्डर, अपने जजमेंट के ऑर्डर को खुद से रिव्यू कर सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, बाद में लग रहा है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ लूप होल रह गया तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। नाउ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर क्या होता है, ये कैसा होगा, एक लॉ जो आपका प्रोविजन में बना हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, ये रूल जो है आपका 145 का कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत बेसिकली इसको किया जाता है, ठीक। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इंप्लाइज द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लॉ आया, पार्लियामेंट ने कोई कानून निकाला, कोई एक्ट निकाला, ये संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये वैलिड है या नहीं है, ये बेसिकली क्या होता है, आपकी जुडिशरी चेक करेगी। एंड जुडिशरी जो ये चेक कर रही है, यही आपका जुडिशियल रिव्यू बताता है कि जुडिशरी ने क्या किया, रिव्यू किया, किसको रिव्यू किया, लॉ या एक्ट को रिव्यू किया, ठीक है। देन जुडिशियल रिव्यू मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ स्टेट। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ जो स्टेट का होता है उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकता है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है और ये इलीगल हो जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू का और क्या मतलब होता है, it implies right of court to declare any law or order invalid if it is in conflict with constitution। ये किसी भी लॉ या ऑर्डर को इनवैलिड बता सकता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है, यानी संविधान के कॉन्फ्लिक्ट में, अपोज में जा रहा है, ठीक। और ये हमने कहाँ से लिया, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट यूएसए से लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन्स लिबर्टीज एंड प्रिजर्व आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। यहाँ पर संविधान ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, क्यों बताता भी ये देखिए, बिकॉज जो भी आपके सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, आइडियल्स को प्रिजर्व करना हमारा काम है, जिसपे आपका संविधान बेस्ड है। यानी हमने देखा ना, बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं करना है। संविधान में अगर लिखा है कि इक्वालिटी सबके लिए है तो इक्वालिटी मिलनी ही मिलनी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक। नाउ आर्टिकल 13 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू प्रेवलेंट बोथ इन इंडिया एंड यूएसए, आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा एंड यूएसए में भी